हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी हमारा पेपर है फिजिक्स का, जो कि 6 मार्च को होना है। तो अभी हमारे पास 5 दिन बीच में है। आज 1 तारीख है, 2, 3, 4, 5 दिन अभी हमारे बीच में, 6 को आपका पेपर है। तो आपको उस 5 दिन के अंदर जो स्ट्रेटेजी है 5 दिन की, एक तो हम वो डिस्कशन करेंगे, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास 5 दिन की स्ट्रेटेजी है, 5 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले 5 दिन की स्ट्रेटेजी में है कि फर्स्ट डे आपको जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो करने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया और एसी करंट हो गया। ये हाई वेटेज चैप्टर है, इनको आपको करना है। फिर उसके बाद सेकंड डे में क्या करना है कि जो मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों करनी है, और एटम एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये चैप्टर्स आपको सेकंड डे में करने हैं। अब तीसरे दिन तीसरे दिन आपको क्या करना है कि जो इंपोर्टेंट डेरिवेशन करने हैं और इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करने हैं। फिर आपके पास जो चौथे दिन क्या बचता है, चौथे दिन आपको करना है पीवाईक्यू। चौथे दिन आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू में आप 2025, 2024, 2023 और 2022 ये पीवाईक्यू करें। और इन पीवाईक्यू को करने से क्या होगा, इन पीवाईक्यू को करने से होगा कि आपकी जो क्वेश्चन को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, वो इंक्रीज होगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको रिपीट में मिल सकते हैं। और जो मतलब जो पीवाईक्यू के अंदर से जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं और असर्शन रीजन है, वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो 5वां दिन बचता है, 5वें दिन में आपको जो मॉडल पेपर हमने ग्रुप में सेंड किया था, जो साइट पर भी पड़ा हुआ है, वो मॉडल पेपर आपको करना है। वैसे तो हमने बहुत सारे जो सैंपल पेपर हैं और आपके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत सारे सीट वाइज यानी यूनिट बाय यूनिट हमने भेज रखे हैं। उसमें से भी आपको इम्पोर्टेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि बोर्ड अब यही चाहता है कि पेपर का जो लेवल है वो अब इतना आसान नहीं है कि आप क्वेश्चन को एज इट इज पूछा जाए। अब जैसे भी क्वेश्चन है, मान लिया ट्रांसफॉर्मर का ही क्वेश्चन है, तो सीधे ये नहीं पूछेगा ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग और प्रिंसिपल बताओ, तो उसको घुमा करके पूछेगा कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को जो चेंज है उन क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि इससे तरीका पता लगेगा और स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब उसके बाद क्या होगा, लास्ट में जाते समय आप इंपोर्टेंट ग्राफ के अंदर जो इंपोर्टेंट डायग्राम है वो भी देखना है। डायग्राम को साफ और स्वच्छ बिल्कुल ऐसा बनाए, क्योंकि आधा डेरिवेशन आपका डायग्राम से ही हो जाना है। डायग्राम अगर सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं दिखा रखी आपने, तो पॉसिबिलिटी है कि वो डायग्राम गलत और डायग्राम का आधा नंबर या 1 नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या नहीं करना है, हमें नहीं करना है कि कोई भी नया चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि 5 दिन है, नया चैप्टर पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। और जब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पीछे की तैयारी कब करेंगे, पीछे का जो रिवीजन है वो कब करेंगे, तो पीछे का जो रिवीजन है उसको ही करना है, नया चैप्टर नहीं छेड़ना है। और ना ही कोई नई बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है, एनसीईआरटी के एग्जांपल आप करो, एनसीईआरटी के आप जो क्वेश्चन है वो करें, और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन करें। एनसीईआरटी ही बेस्ड पेपर आएगा, लेकिन पेपर का जो लेवल होगा वो डीप होगा थोड़ा सा। अब नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आप जो है जो इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर देता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे पहले में आपके पास होगा जैसे कूलम लो, वेक्टर फॉर्म करनी है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड करना है ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के लिए जो एक्सियल और इक्वेटोरियल है दोनों के लिए करना है।
और फिर आपको पढ़ना फोर्स एंड टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स और टॉर्क भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स और टॉर्क है वो करना है। तो बराबर पीई साइन थीटा, जिसके अंदर ये फॉर्मूला आता है, तो ये भी आपको प्रूव करके जाना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे देखने के लिए। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल और थिन शीट और एक स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। और ये क्या है, ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है। और इसी में आपको आता है कि एक जो हमारे पास गॉस थ्योरम से जो कूलम लॉ है उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, वो भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट। और इसमें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके लिए भी करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो एनर्जी भी निकालनी है। सिंगल चार्ज, डबल चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, एन चार्जेस के लिए निकालने हैं आपको। इसमें कैपेसिटेंस निकालनी, किसी कैपेसिटर की पैडल प्लेट कैपेसिटर होंगे उसमें कैपेसिटेंस निकालनी। एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो, एक तब जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं है तब, उसके लिए आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंस की जो कॉम्बिनेशन है उसको करके जाना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो सर्किट आपके पास आएगा, जो उसको सोल्व करना है, वो ये भी देखना है कि आपको किस लॉ से सोल्व हो रहा है। आपको सिंपली सोल्व हो रहा है तो सिंपली कर लेना है, अगर किरचॉफ लॉ की हेल्प लेनी पड़ रही है तो किरचॉफ लॉ की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जितने भी जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं वो सारे करने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसमें रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, वो वाला डेरिवेशन जरूर कर जाना, आई बराबर एन ई वी डी वाला, वो जरूर करना है। फिर इसमें किरचॉफ्स लॉ आते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है, सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी करके जाना है। और इसके अंदर व्हिटस्टोन ब्रिज जरूर पढ़ करके जाएं। फिर इसके अंदर एक आता है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, वो भी करना है। और आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है फोर्थ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें से मैग्नेटिज्म में से आपको बायो-सैवर्ट्स लॉ करने, बायो-सैवर्ट्स लॉ के सारे एप्लीकेशन करने हैं, ये ध्यान रखने का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वो भी करके जानी है, वो भी पढ़नी है अच्छे से। हम कन्वर्जन एक नंबर में पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, ये आपको पढ़ करके जाना है। पूरे नोट्स में हमने सब कुछ लिखवाया हुआ है अपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो एक डेरिवेशन है जिसमें दो वायर हैं, दोनों में अगर सेम करंट एक डायरेक्शन में बह रहा है तब, और दो अपोजिट डायरेक्शन में हो तब, के लिए फोर्स निकालना है दो पैरेलल वायर के बीच में। वो डेरिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करके जाना। टॉर्क एंड फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बराबर पी एम बी साइन थीटा, वो जरूर करके जाना, क्योंकि पी साइन थीटा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एम बी साइन थीटा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी करके जाना। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड करना ना भूले, सोलेनॉइड भी जरूर करके जाना। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म और मैटर में क्या पढ़ना आपको, बस ये छोटा सा चैप्टर, इसमें क्या पढ़ना आपको, बार मैग्नेट पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लेनी है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये जरूर पढ़ के जाना। और एक चीज और याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ना। इसके अंदर एक वो आता है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का जो एक्सप्लेनेशन देना है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी पर इसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है, जिसमें फेरोमैग्नेटिक में आपके पास जो वो आता है ना डोमेन वगैरह, वो सब पढ़ करके जाना है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद छठे चैप्टर में, छठा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से आपका फैराडेज लॉ पढ़ने हैं, फैराडे लॉ और लेंज लॉ पढ़ना है। और उसके बाद आपको सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और मोशनल ईएमएफ, वो पढ़ना है।
ठीक है भाई। और इसके बाद आता है हमारे पास एसी करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है उसमें से जो एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट की इंपेडेंस निकालनी। ठीक है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जरूर प्रूव करके जाना है। ये इसका डेरिवेशन जरूर प्रूव करना है। और इसमें आपका न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से करें क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है इस चैप्टर के अंदर कि न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। और इसके अंदर से आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू भी आपको करनी है, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के डेरिवेशन भी इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फिर उसमें आपका और भी करना है, जैसे हम ये कहते हैं कि रिजोनेंट सर्किट, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट सर्किट, ये पूरा करके जाना है एसी चैप्टर से। फिर उसके बाद आपके पास आता है जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी कंसेप्शन ये करके जानी है। इसमें ही आता है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग प्रिंसिपल ये सब करना। और आइडल ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलता है देखने के लिए। आइडल ट्रांसफॉर्मर है, सेकेंडरी प्राइमरी में इतने टर्न है, सेकेंडरी में इतने टर्न में, पहली में इतना ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो सेकेंडरी में कितना होगा, करंट कितना, अगर इसके अंदर इतने टर्न बढ़ा दिए जाए तो कितने करंट बढ़ेगा, ये सब आपको देख करके जाना ट्रांसफॉर्मर के बारे में। और इसमें आता है एक एडी करंट, वाटलेस करंट, इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना। एडी करंट और वाटलेस करंट क्या है ये जरूर पढ़ना। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। ठीक है, चाहे वो एक्सरे हो, गामा रेज हो, रेडियो हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे विजिबल हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, सबकी प्रॉपर्टी आपको पढ़ के जानी है। दो तीन तीन प्रॉपर्टी पढ़ लेना इसकी जरूर। और इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का एक कॉन्सेप्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक कॉन्सेप्ट वो भी करके जाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एक डायग्राम है, इसमें वेव डायग्राम्स का रेड दिखाया हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रहते हैं, चलते हैं, तो वो सब आपको देख करके जाना है। 9th आपके चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स के अंदर आपको मिरर फॉर्मूला, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, दोनों पढ़ने हैं। फिर इसमें आता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला भी पढ़ के जाना। फिर इसमें आता है रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस में चाहे वो कॉनकेव सरफेस हो चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस हो, दोनों के लिए करके जाना है। अब इसमें क्या है कि जब दो दो केस और भी हैं, जब ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम में रखी हो, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में रखी हो और इमेज रेरर में पढ़नी हो, तो तब करके तब भी केस करके जाना है। वैसे फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। फिर उसके बाद इसमें जो रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म, प्रिज्म के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो जरूर करके जाना, जरूर। फिर उसके बाद इसमें रहेगा आपका ऑप्टिकल फाइबर वगैरह पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर इसमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ लेने हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का एक फॉर्मूला भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज वाला ना, उसका फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेंस को बीच में से काट दें, लेंस को सीधे काट दें, उसके परपेंडिकुलर काट दें तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, घट जाएगी। इसके छोटे छोटे पॉइंट भी पढ़ करके जाना, हमने सारे नोट्स में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से तो आप इंपोर्टेंट कर लो कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन थ्रू यंग, उसके सॉरी हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए आता है, वो जरूर प्रूफ करके जाएं। ठीक है, और इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जरूर पढ़ें। और इसमें जो फ्रिंज विड्थ वगैरह है, जब फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूले हैं वो जरूर पढ़ के जाना, उसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है 11 चैप्टर। अब इसमें हॉर्ज और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ने लेना, और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जरूर पढ़नी है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जरूर पढ़नी है। और फिर उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 12 एटम और न्यूक्लियाई, चैप्टर 12 और 13 एटम और न्यूक्लियाई, एटम और न्यूक्लियाई में से बोर्स मॉडल अच्छे से पढ़ के जाना। और
एनर्जी लाइंस, एनर्जी बैंड्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी गैप बैंड वगैरह सब पूरी एनर्जी जो भी है वो सब पढ़ करके जाना। और इसमें जो मास डिफेक्ट जो आता है, किसी भी कोई भी एक इक्वेशन दे देगा तो मास डिफेक्ट के लिए तो जरूर वो करके जाना। बहुत इक्वेशन आसान है मास डिफेक्ट निकालना, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह निकालना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व वो भी ध्यान से पढ़ना। और फिर आपका आता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पी एन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में कैसे काम करता है। और इसके अंदर एक टॉपिक और है पी एन जंक्शन का ही, जो कि है फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको जरूर जरूर पढ़ लेना है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, उसका डायग्राम बहुत सटीक अच्छे तरीके से बना करके आना है। ठीक है, इसमें ये नंबर अच्छा देता है, 5-6 नंबर में, 4 नंबर में भी सवाल आ सकता है। और केस स्टडी किसी भी टॉपिक पर आ सकती है। केस स्टडी अगर आपने चैप्टर डीप पढ़ा हुआ है तो आराम से आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हो। और अच्छे से पेपर दें, रिलैक्स होकर के पेपर दें। ठीक है, तो बस इतना ही है, ये पढ़ना है। और इसमें अब ये याद रखना है, किसी के भरोसे भी नहीं जाना है, अपना करना है खुद। जितना हमसे आता है अच्छे से करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कम से कम उससे रिलेटेड वाला तो आता ही है, क्वेश्चन करके जरूर अटेम्प्ट जरूर करना है। और जो रफ रफ कार्य होता है साइड में अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीछे जरूर करना और उसको करके काट देना। इससे ये होता है कि मान लिया कहीं कुछ भूल जाए आप और आंसर लिखना भूल गया, यूनिट, हाँ यूनिट जरूर लिखनी है। आंसर अगर आ गया तो उसकी यूनिट जरूर लिखें, यूनिट ना लिखने से आधा नंबर आपका कट जाता है। ठीक है, और मैं रफ की बात कर रहा था, तो रफ अगर मान ले तुम्हें कुछ छूट गया तो रफ में से वो इंक्लूड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, आपका पेपर अच्छा होगा, बढ़िया होगा। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव मत सोचें कि क्या हुआ कैसे होगा, बिल्कुल ना डरे मत। पेपर बहुत अच्छा होगा, आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से पॉजिटिव फ्री माइंड होकर के, पॉजिटिव रहें, फ्री माइंड होकर के पेपर दे, रिलैक्स होकर अच्छी नींद ले। ठीक है, टेंशन बाजी बिल्कुल दिमाग में मत रखें, और बहुत अच्छा पेपर होगा, कोई टेंशन लेने वाली आवश्यकता नहीं है, बहुत आपने पढ़ा हुआ है, सब आप होशियार हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का अच्छे से एंजॉय करें और पेपर को अच्छे से दें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।